ओके गाइस, अब जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है सीटेट। ये आपका 11 नवंबर को जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, इसमें L1 हिंदी है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 इज इंग्लिश। मैथ साइंस वालों का पेपर है ये, और इसमें सबसे पहले हम CDP को सॉल्व करेंगे। और यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्वायर विच थिंग बिफोर अचीविंग द कैपेसिटी टू यूज विच थिंग। तो जो शारीरिक विकास है, विकास जो है उसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एक होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। एक होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास। एक होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं संवेगात्मक विकास। और एक होता है आपका सोशल डेवलपमेंट। ये चारों ही जो डेवलपमेंट है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ढंग से देखेंगे, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है लैंग्वेज एंड एनालिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, ये दोनों ही चीज़ें आपकी किससे रिलेटेड हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। यहाँ पूछा है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो शारीरिक विकास है उसका जो संदर्भ है, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में जो बच्चे होते हैं, पहले आप स्थूलगामक कौशल सीखते हैं, ठीक है, स्थूल गतिक कौशल, जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। इसमें बड़ी मांसपेशियां काम आती हैं, जैसे चलना फिरना, दौड़ना कूदना। और फिर हम सीखते हैं सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ से कोई काम करते हैं उंगलियों से, जैसे ड्राइंग करना, कैलकुलेशन करना या फिर पेंटिंग करना, ये क्या होते हैं? आपके छोटी मांसपेशियां काम आती हैं। तो पहले बच्चा स्थूल गतिक कौशल सीखता है और बाद में फाइन स्किल्स। ओके, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाल विकास का जो समकालीन सिद्धांत है बच्चों के बारे में क्या समझ रखता है? कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट व्यू चिल्ड्रन एज, बच्चे कोरी पट्टी है जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका जो समकालीन विकास है, समकालीन जो सिद्धांत है, वो बच्चों के बारे में क्या राय रखता है? बच्चे कोरी प्लेट है जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है, सही है, लेकिन पूछा क्या है? समकालीन सिद्धांत। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है, अगर आप उसको एक ऐसे वातावरण में छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं वो कोरी स्लेट तो होते हैं, आप बच्चे को जैसा सिखा देंगे या फिर बच्चा जैसा ज्ञान ले लेगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लेकिन बच्चा एक एक्टिव प्राणी है, ठीक है। आप बच्चे को सेंटर में रखिए और ऑब्जेक्टफुल जब काम आप उससे करवाएंगे तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। विकास की योजना जन्मजात होती है, इसे बदला नहीं जा सकता, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होता है विकास, जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी गलत है, ठीक है। और ये जो है बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, ये आपका स्टेटमेंट जो है जॉन लॉक ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है? नहीं। विकास केवल आनुवंशिक कारक पर निर्भर करता है? नहीं। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है? गलत। समग्र और व्यवस्थित रूप से विकास निरंतर होता रहता है। विकास जो है आपका वो जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक चलता रहता है, जबकि जो ग्रोथ होती है आपकी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। और विकास जो है वो आपका जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, जो आनुवंशिक कारक होते हैं उनसे, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है उन दोनों का गुणनफल होता है, यानी कि पर्यावरणीय कारक पर भी होता है और आनुवंशिक कारक दोनों पर होता है। ये जो थ्योरी है ये दी थी वुडवर्थ ने। उन्होंने कहा था जेनेटिक फैक्टर इनटू एनवायरमेंटल फैक्टर। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, विकास लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये एक स्थायी परिवर्तन है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। प्रतीकों का निर्माण और उपयोग करने की क्षमता एक किस स्टेज की मेन अचीवमेंट है? प्रतीकों का निर्माण मतलब जो सिंबल्स होते हैं उनको आप कब यूज करना सीख जाते हैं? संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2, ये सारी स्टेज जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में बताई थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त 11 से 15, ठीक है।
तो जो संवेदी पेशी अवस्था होती है ना, इसमें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान मतलब कि कौन सी चीज जो है वो मम्मी ने पीछे छुपा दिया है। जैसे बचपन में मम्मियां नहीं बोलती चिड़िया ले गई, कबूतर ले गया, तो इस स्टेज में बच्चा सीख जाता है कि कोई लेकर नहीं गया बल्कि खिलौना छुपा दिया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना, इसमें बच्चे को ज्ञान तो होता है, लेकिन एक तो इसमें नार्सिज्म होता है, बच्चे को खुद से बहुत मोह होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, खुद खुद को सेंटर में रखता है, बच्चा जो है वो एनिमिज्म होता है, यानी कि जो निर्जीव वस्तु हैं उनको भी वो सजीव समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चे को संरक्षण का ज्ञान नहीं होता। लेट सपोज एक बीकर में इतना पानी है, ठीक है, और एक चौड़ा बीकर है जिसमें इतना पानी है, तो उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि दोनों में क्वांटिटी वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। उसको किसका ज्ञान होगा? सिर्फ लेंथ का, कि एक बीकर बड़ा है तो इसमें चीजें ज्यादा हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें चीजें जो चर संख्या होती हैं, ठीक है, उनको देख के मैथ की कैलकुलेशंस कर सकता है, यानी कि जो उसको सामने दिख रहा है, और इस स्टेज में बच्चे को संरक्षण का ज्ञान हो जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें चीजें जो है आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में चलती है। जैसे मैथ में नहीं होता है कि आप मार्केट गए, वहां से 2 टॉफी लाए, 5 रुपए का ये किया, तो ये सारी कैलकुलेशन बच्चा अपने दिमाग में धीरे धीरे सॉल्व करने लगता है। उसको हर चीज आपको मूर्त रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रतीकों का निर्माण और उपयोग करने की क्षमता जो है वो बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है? वो होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तु की जगह समकोण वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलता है? ठीक है, इसमें बेसिकली बोला है कि पियाजे जो है उन्होंने कुछ टर्म्स दी थी। एक तो है समायोजन, अनुबंधन, अंतर्विषयकता और स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एकोमोडेशन देखेंगे, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है आपका एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना, मतलब आप चीजों को अपने दिमाग में बस स्टोर करते जा रहे हैं, आप कहीं पे भी उस चीज को संशोधित नहीं कर रहे। जैसे चिड़िया भी उड़ती है, कबूतर भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है, लेकिन एसिमिलेशन में सिर्फ बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं। एकोमोडेशन में चीजों को संशोधित किया जाता है कि चिड़िया अलग होती है, कबूतर अलग होता है, कौवा अलग होता है, तीनों बर्ड हैं लेकिन तीनों उड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नॉर्मलाइज कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, चीजें अलग अलग हैं जहां पे आप चीजों को संशोधित करते हैं। तो पियाजे की थ्योरी में कौन सी प्रोसेस है जो डिस्क्राइब करती है एक इन्फेंट के एक्शन को जब वो चेंज करता है? पहले तो वो पूरा हाथ यूज कर रहा था, ठीक है, फिर वो इस समकोण एंगल तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के तरीके को बदल देता है। तो ये क्या होता है आपका समायोजन। जब आप चीजों में सस्टेन करने के लिए अपने आप को समायोजित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं समायोजन। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो अनुबंधन होता है वो जो लार थी, पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें लार और घंटी के बीच में क्या किया उन्होंने? अनुबंधन स्थापित किया। अंतर्विषयकता होता है आपका इंटरसब्जेक्टिविटी, जब आप चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं। स्कीमा जो होता है वो आपका मेमोरीज का एक बंडल होता है। ये टर्म भी आपकी जीन पियाजे ने दी थी। अब है लॉरेंस गोल्डबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉरेंस गोल्डबर्ग जो है उन्होंने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास में 3 स्टेज बताई थी। एक तो थी पूर्व पारंपरिक, एक था पारंपरिक और एक तीसरा दिया था इन्होंने पश्च पारंपरिक। ठीक है, जो पूर्व पारंपरिक था इसकी 2 स्टेज थी, पश्च पारंपरिक की भी 2 चरण थे और पश्च पारंपरिक के भी 2 चरण थे। तो बेसिकली इन्होंने 3 लेवल्स के 6 स्टेप्स बताई थी। अब यहाँ पे जो पूर्व पारंपरिक था इसमें क्या क्या था आपका? सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब आप किसी भी चीज को तब नहीं करते जब आपको सजा का डर होता है। कोई भी गलत काम आप सिर्फ सजा से बचने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब सामने वाला आपके लिए कितना कर रहा है वो चीज डिसाइड करेगी कि आप सामने वाले के लिए कितना करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है पारंपरिक, इसमें है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की। मतलब जब समाज में कुछ लोग जो है वो अपना एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेट सपोज किसी बच्चे ने यूपीएससी क्लियर किया
वो आपके घर के पास रहता है, तो वो एक अच्छा लड़का है, तो उसको लेके एक एग्जाम्पल सेट होता है जहाँ पे अपने पेरेंट जो है उससे कंपेयर करते हैं और हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक है कानून व्यवस्था पालन, जहाँ पे आप समाज के नियमों को इसलिए मानते हैं जिससे कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन एंड विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। ठीक है, ये आपका पश्च पारंपरिक अवस्था का उदाहरण एक स्टेज होती है। यहाँ पे पूछा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि, मतलब आप खुद को जहां सेटिस्फाई कर सके तो वो होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे है लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए आपको उन्हें क्या करना चाहिए। नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, ऑब्वियसली गलत है, आप कभी भी बच्चों को नेगेटिव फीडबैक नहीं दे सकते। रिवॉर्ड देना चाहिए, हर चीज के लिए रिवॉर्ड नहीं दिया जा सकता। स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्कैफोल्डिंग होता है जहां पर मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से आप बच्चे को शुरुआती मदद देते हैं जिसकी वजह से बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट पर पहुंचता है। MKO क्या है? लेट सपोज आपको किसी टॉपिक में बहुत अच्छी नॉलेज है, आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास में एक बच्चा इस चीज में लैग कर रहा है, तो आप MKO हुए उसके लिए आप उसको शुरुआती मदद देंगे, वो हुआ आपका स्कैफोल्डिंग, जिसे हम बोलते हैं पाठ ढांचा निर्माण या फिर आलंबन। यहाँ पे बच्चा अपने ओरिजिनल लेवल पे होता है, लेकिन आपकी मदद से बच्चा कहाँ पहुंचेगा? अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक। तो ये जो बीच की स्टेज होती है इसे हम बोलते हैं ZPD। ये 3 टर्म है जो लेव वाइगोत्स्की ने दी थी, मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग जिसे हम शुरुआती मदद बोलते हैं, और ZPD। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि जब आप बच्चे को शुरुआती मदद दे रहे हैं तो वो तो अच्छे से दीजिए, कुछ कुछ क्लूज के फॉर्म में दीजिए और धीरे धीरे बच्चे की मदद कम करते जाइए जिससे बच्चा खुद से अपना काम कर सके। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि जो सोच है वो बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। इसका बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। यह तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रिया का अनुबंधन होता है। इसका भाषा के विकास से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने प्रस्तावित किया था कि बच्चे जो हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच जो सहभागी गतिविधि है उसके दौरान आप सोच जो है उसको निर्मित करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट या और MKO के बीच जब आपस में सहभागिता होती है तब आप थिंकिंग डेवलप करते हैं। इसका बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये तब घटित होता है जब उत्तेजना और प्रतिक्रिया जो है उनका अनुबंधन होता है, ये इस चीज में नहीं आएगा। उत्तेजना और प्रतिक्रिया क्या होगा? आपका पावलोव और थॉर्नडाइक की थ्योरी में है जहाँ पे स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी है। इसका भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है, ये भी यहाँ गलत है क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था जो भाषा होती है वो क्या करती है? चिंतन को सपोर्ट करती है। बेसिकली इनके अकॉर्डिंग भाषा पहले डेवलप होती है और वो बाद में चिंतन को सपोर्ट करती है, यानी कि लीड करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 कि जो थिंकिंग होती है वो को कंस्ट्रक्ट होती है कब? जब शेयर्ड एक्टिविटी हो चाइल्ड और MKO के बीच में। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं। वे अपनी गति, जरूरत और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ये प्रगतिशील कक्षा है, शिक्षक केंद्रित है, व्यवहारवादी और पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। अगर इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखेंगे जहाँ पे बच्चा जो है वो सक्रिय भागीदारी रख रहा है तो टीचर ओरिएंटेड तो वैसे भी नहीं होगी, टीचर सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ये वैसे ही नहीं होगी। तो प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है जब बच्चे एक्टिवली अपनी भागीदारी दिखाते हैं और अपनी गति, जरूरत और क्षमता के हिसाब से वो अपनी चीजों को सीखते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बहुबुद्धि जो है उसके सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, पहली बात तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये दी थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी और हर बुद्धि जो है वो हर चीज में, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो जनरल क्षमता होती है उसका एक समूह होता है। IQ होती है जो जन्म के समय ही तय हो जाती है। अलग अलग मात्रा में संज्ञानात्मक क्षमताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर अलग अलग मात्रा में अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। क्यों? लेट सपोज कोई पेंटर है, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है
तो जब वो पेंटिंग बहुत अच्छी करेंगे तो पेंटिंग के लिए तो उनमें मान लीजिए 50% उनकी जो इंटेलिजेंस है वो पेंटिंग के लिए है, लेकिन 10% हो सकता है वो सिंगर भी हो, 10% हो सकता है कि वो फोटोग्राफर भी हो, 10% हो सकता है कि वो म्यूजिशियन भी हो। तो बहुत अलग अलग बुद्धि जो होती है उसकी मात्रा अलग अलग हर व्यक्ति में होती है, और कोई एक इंटेलिजेंस ऐसा होता है जो बाकी के इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा डोमिनेट करता है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जो सामान्य क्षमताओं का एक समूह है वो स्पीयरमैन ने बताया था। जो स्पीयरमैन है उन्होंने बुद्धि के 2 टाइप बताए थे, एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। नेक्स्ट है, बालक और बालिकाओं की जो निजी भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित और नियंत्रित करती है, इस प्रत्यय के समर्थक हैं। निजी भाषा होती है जब बच्चा खुद से बात करता है। कुछ लोग जब कुछ काम करते हैं तो वो खुद से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि खुद की जो थिंकिंग है उसको ही वो कंट्रोल करते हैं और उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के समर्थक थे आपके लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने कहा था कि जो स्वयं वाक होती है, यानी कि जो प्राइवेट स्पीच होती है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि वो गाइडिंग और बच्चे की जो थिंकिंग है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बच्चों में जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप और जो जेंडर भूमिका अनुरूपता है उसको कम करने के लिए कौन सी युक्ति सबसे प्रभावी है? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये तो उसके बल्कि प्रमोट करेगा उस चीज को, जहाँ पे आप लड़कों को अलग बिठा रहे हैं और लड़कियों को अलग बिठा रहे हैं। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, ये भी नेगेटिव है कि लड़के तो जो है बाहर जाके खेल सकते हैं या फिर भारी सामान उठा सकते हैं, लड़कियां बाहर जाके नहीं खेल सकती, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो फुटबॉल है वो तो लड़के खेलेंगे और लड़कियां जो है वो चूल्हा चौके का काम करेंगी, ये भी गलत है। लेकिन जेंडर से रिलेटेड पूर्वाग्रह जो है उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो वो क्या करेगा, जेंडर भूमिका अनुरूपता जो है उसको कम करने में मदद करेगा। बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी कोई भी चीज नहीं होती। सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करवानी चाहिए। व्यक्तिगत विविधताओं को नजरअंदाज और खारिज कर देना चाहिए, तो वैसे ही गलत हो गया। जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं और उनको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, तो वैसे ही गलत है। मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनम्य होना चाहिए। आप इवेल्युएशन प्रोसेस में कभी भी अपने आप को रिजिड नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो, कोई बच्चा मॉडरेट हो, कोई बच्चा डल हो। एक समान और मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, ये भी गलत है। आप एक जैसी पाठ्यचर्या को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको पाठ्यचर्या जो है करिकुलम, उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है करिकुलम में, दैट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चों को जब आपको इंगेज रखना है तो उनसे मल्टीपल आप एक्टिविटीज करवाइए। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा है जिसमें स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो अगर आप इसको सही से देखेंगे, ये दोनों ही क्या है, गलत है। पहली बात तो जहाँ पे सामाजिक रचनात्मक कक्षा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपका, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। जब बच्चा समाज में रह के और रचनात्मक कक्षा, जहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बच्चा एक्टिव है, तो आप रोट मेमोराइजेशन पर कभी भी आप रिटन टेस्ट को नहीं ले सकते। वो इवेल्युएशन का एकमात्र तरीका कभी हो ही नहीं सकता जहाँ पे आप बच्चों का रटा रटाया ज्ञान एग्जामिन करेंगे। और बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा प्रभावी ढंग से सीखते हैं, वैसे भी गलत है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन जब आप किसी चीज को रटते हैं तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ए भी गलत है और आर भी गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। समावेशी शिक्षा जो है वो एक ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई और अन्य विशिष्टताओं को ना देखते हुए सभी बच्चों को समायोजित किया जाए, क्योंकि समावेशन जो है वो एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, एंड आर इज द करेक्टली डिफाइंड ए। कैसे?
समावेशी शिक्षा का मतलब ही ये होता है जहाँ पे आप सारे बच्चों को समावेशित कर सके। आप बच्चे की फिजिकली, मेंटली, सोशल और जो कॉग्निटिव लैंग्वेज डिफरेंस है या फिर कुछ भी अलग बच्चे में दिख रहा है, आप उसको एक साइड इग्नोर करके बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चों को एक साथ आप समायोजित करेंगे। क्यों? क्योंकि इंक्लूजन जो होता है वो एक बहुत लार्ज स्केल का फिलॉसफी होती है, एक व्यापक दर्शन है जो केवल आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों तक सीमित नहीं है। तो दोनों ही यहाँ पे जो है करेक्ट है। प्राथमिक माध्यमिक जो कक्षा है उसमें शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह से देखना चाहिए? सीखने के अवरोधक के रूप में? गलत है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, वो कभी भी बैरियर या हर्डल नहीं होते हैं। विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत है। आप डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। जो डाइवर्सिटी है आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते और स्टैंडर्ड जो करिकुलम है आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि सारे बच्चों के लिए इजी गोइंग रहे। डाइवर्सिटी आपको प्रमोट करनी होगी, यू कांट मिनिमाइज इट एज एन एसेट सिंस इट प्रमोट्स द हेटेरोजेनिटी। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको आपको एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता जो है उसको बढ़ावा मिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कार्तिक 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? कार्तिक जो है वो क्लास 5th का स्टूडेंट है, ठीक है। अब जब वो कक्षा 5 का स्टूडेंट है तो वो अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर के साथ ओरली और रिटन सोशल कम्युनिकेशन में क्या कर रहा है? प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बेसिकली वो बोल नहीं पा रहा है। तो यह किस चीज का लक्षण है? लेखन वैफल्य, गुणज वैफल्य, स्वलीनता और पठन वैफल्य। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं उनका कम्युनिकेशन जो होता है, सामाजिक जो संवाद होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। वो एक अपने ही काम में लीन रहते हैं, एक काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे, वो होता है आपका ऑटिज्म। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेखन वैफल्य जो होता है वो आपका डिस्ग्राफिया होता है जिसमें लिखने में विकृति होती है, बच्चा लेटर सही से नहीं बना पाता। ये डिसकैलकुलिया है जहां मैथ की कैलकुलेशंस को आप सही से नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया होता है जब पढ़ने में बच्चे को दिक्कत आती है और उसके फोनेटिक्स क्लियर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार सबसे सही समायोजन होता है? कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, विभिन्न प्रकार का दृश्य प्रस्तुतिकरण देना, बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो, कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। पहली बात तो शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान पूछा है, किस बच्चे के लिए? जिसको दिखाई नहीं देता। तो उसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त समायोजन क्या है? यहाँ पे है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे को जो हर्डल क्रिएट करे आप उस चीज को वहां से रिमूव कर दो। जब आप बच्चे को विजुअल प्रेजेंटेशन देंगे, वो देख ही नहीं सकता है तो वो तो वैसे किसी काम का नहीं है। आप बच्चे को एक पब्लिश्ड न्यूज़पेपर दे रहे हैं जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो, बच्चा देख ही नहीं सकता तो वो भी उसके किसी काम का नहीं है। जब आप कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देते हैं यानी कि रिकॉर्डेड मटेरियल, तो जब रिकॉर्डेड मटेरियल होगा तो बच्चा उसको इजीली सुन सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 4, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला है रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। जो क्रिएटिविटी होती है वो किस चीज से आइडेंटिफाई होती है? अपसारी सोच, कई अलग अलग विचार और उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। ये तो वैसे ही गलत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तो ये तो अभिसारी क्वेश्चन हुआ, आप एक बार में उत्तर रटाया देंगे। निष्क्रिय नकल की क्षमता वैसे भी गलत है। आप बच्चे को पैसिव नहीं रख सकते। ये नहीं एक निबंध दे दिया, बच्चे को बोला है इसको एज इट इज कॉपी करके उतार दो, गलत है। लंबे गद्यांश को रटने का कौशल, ये क्रिएटिविटी नहीं होती है। रोट मेमोराइजेशन कांट नेवर बी द पार्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब सारी सोच जो होती है जहां पे आप एक ही क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का दिमाग लगाते हैं, तो वो होता है आपका रचनात्मकता। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहली बात तो टीचर आकलन किसका कर रही है? क्रिएटिविटी का।
परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए, विद्यार्थियों को उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, स्वयं आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो परिणाम से ज़्यादा अगर आप प्रोसेस पे फोकस रहेंगे तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की यहाँ पे पूछा है कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें रचनात्मकता का आकलन करना चाहिए तो हमें प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू द रिजल्ट। आप बच्चों को आपस में नहीं लड़वा सकते, यू कांट कंपेयर वन स्टूडेंट विद अदर। उनकी पहली जो परफॉर्मेंस रही है प्रीवियस परफॉर्मेंस उससे कंपेयर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेल्फ असेसमेंट का अवसर देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन करना क्या नहीं चाहिए, आपस में तुलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला है जो लर्निंग है वो क्या है। लर्निंग कभी भी एक पैसिव प्रोसेस नहीं होती है, लर्निंग हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस होती है। ये व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होती है, केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है। ठीक है, जो लर्निंग होती है वो हमेशा आपकी व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। अगर आपका मूड सही होगा तब तो आप लर्निंग करेंगे, लेकिन अगर आपका मूड खराब है, किसी से झगड़ा हुआ है, आपकी तबीयत सही नहीं है, तो आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे और आप एक क्या होंगे, पैसिव लर्नर बन जाएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक जो है उस पर ये डिपेंडेंट होता है। जब आप समाज में रहते हैं आप डेफिनेटली लर्निंग करते हैं, और समाज के बीच में जो समाज की संस्कृति है वहां से भी आप लर्निंग करते हैं। केवल रिकॉल और रिप्रोडक्शन नहीं होता है इंफॉर्मेशन का, लर्निंग में आप क्रिएटिविटी भी करते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर तो उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता, मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी भी सफल नहीं होगा। तो किस टाइप की थिंकिंग आपको स्टूडेंट्स के बीच में रखनी है जिससे वो सीखने की कोशिश करें और अच्छा अपने आप को परफॉर्म करें। जब आप बच्चे को ये बोल देंगे कि अच्छे नंबर लाना किस्मत का खेल है तो बच्चा मेहनत करेगा ही नहीं। अगर आप बच्चे को ये फील करवा देंगे कि अगर वो एक बार सक्सेस नहीं हुआ तो दोबारा कभी भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अगर आप मेहनत से खुद से सीखने की कोशिश करेंगे और जो प्रदर्शन है उसमें बदलाव लाया जा सकता है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। और जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ये गलत है क्योंकि लोग चेंज होते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स। उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए। बच्चे को हाई नंबर के लिए आपको रेस में नहीं लगाना है। सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, बच्चे में कंपटीशन की भावना दूर दूर तक नहीं डालनी है। सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, असफलता से बचने के लिए उसमें डर और तनाव पैदा करना, ये गलत है। आप बच्चा फेल ना हो जाए इसकी वजह से उसको इतना डरा दो कि वो पास भी ना हो पाए, ये भी गलत है। अगर मास्टरी ओरिएंटेड वर्ड जहाँ आता है ना वहाँ बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होता है, मतलब वो खुद की खुशी के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जहाँ बच्चा सीखने में खुद में खुश होता है और अनुभूति महसूस करता है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, केवल बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण प्रदान करना नहीं, बच्चे को हमें ऑलराउंडर बनाना है, उसको समाज में रहने लायक भी बनाना है। बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल देना, आप बच्चे को ड्रिलिंग नहीं करवा सकते, बच्चे को रटवाना नहीं है। बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना, ये भी गलत है। सारी इंफॉर्मेशन आपको रटनी नहीं है कि आप दिमाग में उनको भर के रख लो। जब आप बच्चे के ज्ञान को उसके निजी जीवन से जोड़ते हैं तो बच्चा अर्थपूर्ण तरीके से लर्निंग करता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा जो है उसमें सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है, यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है वो सबसे पहली बात तो दी थी आपकी लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। और इसमें पूछा है किस चीज को प्रोत्साहित करके उनको ऐसे क्लासरूम में सिखाया जा सकता है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमितता, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान, अर्थहीन वेदन एंड दोहराव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्यों? यहाँ पे देखिए इंग्लिश में,
अगर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे को आप दूसरे जो नॉलेजेबल लोग हैं उनके बीच में छोड़ो, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, बच्चा सेल्फ रेगुलेट करता है खुद को, क्रिटिकल डेवलपर होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जब आप मीनिंगलेस ड्रिलिंग बच्चे को करवाएंगे और रिहर्सल करवा रहे हैं एक ऐसी चीज की जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये कभी भी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे 5th ऑप्शन गलत है, बाकी के चारों सही हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों में जो संप्रत्य है यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी जो वैकल्पिक संरचनाएं होती हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट का जो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होता है वो क्या है? विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाना, सजा द्वारा हतोत्साहित किया जाना, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नजरअंदाज कर देना चाहिए। ठीक है, जो विद्यार्थी है उनमें जब कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होता है वो क्या होगा? विद्यार्थी के द्वारा सहज सिद्धांत जो है उसको दर्शाएगा। सजा द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं, आप बच्चे को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, ये भी गलत है। लेट्स सपोज आपने बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया, अब बच्चा उस चीज को लेके कुछ हाइपोथेटिकल या अल्टरनेटिव कंसेप्शन अपने दिमाग में क्रिएट करता है, तो आप बच्चे को डिमोरलाइज नहीं कर सकते, डिस्करेज नहीं कर सकते। वो लर्निंग में मीनिंगलेस हो ही नहीं सकता। जब बच्चा अपने आप से कुछ चीज क्रिएट कर रहा है, आप उसको टीचर होके इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या करता है, जो नेव थ्योरीज होती हैं बच्चा जो खुद क्रिएट करता है वो सहज सिद्धांत जो है उसको दर्शाता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे जो है वो किस चीज से सीखते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, लिसनिंग एंड टॉकिंग, डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स। तो बच्चा जो है वो बेसिकली किस चीज से सीखता है? बच्चा सीखता है आपका एक्सपेरिमेंट करके और चीजों को एक्सप्लोर करके। पहला तो सही है, पहला इन तीनों में है, ये तो गलत हो गया। लिसनिंग एंड टॉकिंग, सुन के और बात करके भी बच्चा सीखता है, दूसरा भी सही है, तो ये भी गलत हो गया। डिस्कसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, जब आपस में पीयर ट्यूरिंग होती है तो बच्चा चीजों को डिस्कस करता है और वो चीजें उसके नॉलेज पे रिफ्लेक्ट भी करती हैं, थर्ड भी सही है। मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, फोर्थ भी सही है, जब बच्चा खुद से करके सीखता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाला जो अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य है वह होता है। एक माध्यमिक कक्षा है यानी कि 9 से 12 क्लास के बच्चे हैं, 9 और 10 क्लास के बच्चे हैं। इनमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला जो अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य है वो क्या है? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं और पुनरावृत्ति और उबाऊ होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चीज आपकी चैलेंजिंग हो ही ना, तो क्लास कैसी हो जाएगी? जब कोई चीज चैलेंजिंग होगी नहीं तो वो उबाऊ होने लगेगी, यानी कि बोरिंग होने लगेगा। आप अगर एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो भी बच्चे बोर होने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा भी चैलेंजिंग नहीं कर देना है कि बच्चा उन चीजों को समझ ही ना पाए। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फॉर लर्निंग टू बी मीनिंगफुल इट शुड बी एसोसिएटेड विद, अगर लर्निंग जो है, अधिगम जो है उसको आपको अर्थपूर्ण बनाना है तो उसके लिए आपको किससे जोड़ना होगा? अनुशासन और तनाव से नहीं, बच्चे को डिसिप्लिन और डिस्ट्रेस नहीं करना है, उसको पनिशमेंट और फियर का डर नहीं डालना है, अचीवमेंट और कंपटीशन नहीं करना है, बल्कि आनंद और संतुष्टि से जब आप बच्चे को जोड़ेंगे तो लर्निंग जो है वो अर्थपूर्ण हो जाएगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 30। एक शिक्षिका बहुत सी परियोजना कार्य देती है, एक टीचर है जो बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क देती है, बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है और बच्चों को बोलती है कि आपस में सपोर्ट करके एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, क्योंकि बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। जो पीयर ट्यूरिंग होती है उसमें जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब टीचर प्रोजेक्ट वर्क देती है तो बच्चे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके मोटिवेट होते हैं और बच्चा उससे बहुत कुछ सीखता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।